तो इसने मेरे को वहीं रिप्लाई करा, भैया मैंने नहीं करा और भैया मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कहा फिर किसने करा है, कोई तो शक बता। कि कोई भी ऐसा सिंगल आदमी 3 आदमी को मार रहा है और आस पड़ोस में कोई शोर शराबा नहीं, और इतने प्रोफेशनल तरीके से बेटा मार रहा है। तो इसने बोला भैया मैंने बता दिया है अंकल को। मैंने कौन अंकल? कह रहा अंकल है मेरे एक। मैंने कहा नंबर दे मुझे। और तेरा ऐसा क्या माइंडसेट हो गया था, ऐसी क्या परेशानी थी, तू हमें बताता। कुछ ऐसी बात थी, घर वाले परेशान कर रहे थे, किलिंग के बारे में कह रहा था, किलिंग उसने करी है, ये अंकल को बता दिया है। अभी इसकी मेंटल कंडीशन मुझे ना तो समझ में आया गिल्ट में है, ना समझ में आया कि ये डरा हुआ है इसलिए कह रहा है। देवली गांव में कत्ल के बाद पहली बार एक व्यक्ति उस कातिल बेटे से मिला। उनका नाम है सन्नी मान, पेशे से एडवोकेट हैं। उनसे जानते हैं पहली मुलाकात कैसी रही, क्या बात हुई। आप एडवोकेट हैं, मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? सर मुलाकात ऐसी हुई कि जो हमारे यहाँ का नेपसा थाना है उसकी जो टेरिटोरियल जुडिशन वाली कोर्ट है वो 211 है, जिसमें निधि सिंह एमएम है। तो उसमें मेरा कनेक्टेड मैटर था, तो वो वहाँ पे आया हुआ था। तो उसको लेके आए थे, तो कवर करा हुआ था फेस, शायद टीआईपी नहीं हुई है उसकी, इस चक्कर में, ताकि कोई नॉन सस्पेक्ट मिल जाए, इस चक्कर में अभी इसको कवर किया हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। फिर उसने मुझे नमस्ते करी। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा इससे बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि परसों से मेंटली इतने ट्रेन हो गए हर कोई। तो जानता भी था मेरे को वो अच्छे से, कभी ऐसे रास्ते में दिखता था या कुछ बात होती तो हमेशा कहता था भैया नमस्ते, भैया ठीक हो। तो मैंने सबसे पहले उससे ये सवाल किया कि तूने करा ये? तो उसने बोला नहीं भैया मैंने नहीं करा। तो जस्ट यही बात होते के साथ ही उसको जज साहब ने अंदर कॉल कर लिया था, उसका मैटर लिस्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को उससे 10 मिनट बात करनी है, तो लेट मी हैव अ वर्ड विद हिम। देयर आफ्टर ही वाज लाइक कि मैंने कहा बता भाई क्या सिचुएशन है, क्या है, और तेरा ऐसा क्या माइंडसेट हो गया था, ऐसी क्या परेशानी थी, तू हमें बताता। कुछ ऐसी बात थी, घर वाले परेशान कर रहे थे या कुछ थी, ये एसीपी सीपी साहब सब बता रहे हैं कि तूने प्रॉपर्टी के लालच में कर दिया ये। तो उसने बोला भैया प्रॉपर्टी के लालच में मैं क्यों करूँगा, मैंने नहीं करा। तो मैंने कहा किसने करा है? फिर कह रहा मैं खुद सोच रहा हूँ किसने करा है। मैं तुझे चोट कैसी लग रही है ये? कह रहा भैया मेरे को पीटा गया है, मुझे रिमांड लिया गया है। फिर उसने यही बात कंसर्न करने के लिए कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताई ये बात। फिर जज साहब ने उनसे क्वेश्चन पुट करे कि भाई तुम कौन थे, इसके रिमांड में कौन थे। तो जो लोकल पुलिस आई थी, मैं ऐसे अब नाम नहीं लूँगा उसको कौन लेके आए थे, इट्स नॉट सूटेबल एट द वेरी मोमेंट। तो उस वक्त तो उसने बोला जो मुझे लेके आए इनमें से कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं थे जिन्होंने मेरे साथ मारा पीटा है, बट जिसने मारा पीटा है वो अलग थे। फिर जज साहब ने यही बात सुनते के साथ उसके मेडिकल के लिए ऑर्डर कर दिया कि हर 12 घंटे में इसका मेडिकल कराओ। तो उसके बाद फिर मेरी उससे 10 मिनट बात हुई। फिर मेरे साथ में एक जानने वाले हैं, उन्होंने उसके लिए वकालतनामा भी साइन करा कि हमें उससे एक्चुअल जो मोटिव है वो पता करें। जिस हिसाब से किलिंग हुई है वो बहुत प्रोफेशनल टाइप की हुई है, और हम सब यही बात कर रहे थे। मेरे साथ और भी जो हमारी टीम है और हमारा जो एडवोकेट का लीगल फ्रेटर्निटी में ग्रुप है, वहाँ भी यही बात हो रही थी। हमने कितने मैटर्स करे हैं जिसमें हमने कन्विक्शन कराई है, बहुतों को एक्विटल कराया है। कि कोई भी ऐसा सिंगल आदमी 3 आदमी को मार रहा है और आस पड़ोस में कोई शोर शराबा नहीं, और इतने प्रोफेशनल तरीके से बेटा मार रहा है, तो ये डाइजेस्टेबल चीज़ ही नहीं है। अब हालांकि एफएसएल रिपोर्ट है वो अवेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अवेटेड है, जिससे हमें पता लगेगा डेथ की टाइमिंग क्या थी और इंसिडेंट की टाइमिंग क्या थी, बॉडी पे जो फिंगर मार्क्स है, नेल मार्क्स है, ये पता लगेगा। लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो मैंने बोला कि जैसे मैंने इसको पहले बहुत डांटा कि तूने ये करा, तेरा शर्म नहीं आ रही, तू कहीं डूब के मर जा, तो क्या करेगा, सड़ेगा तू जेल में अब। तो मैंने इसको बोला कि तो इसने मेरे को वहीं रिप्लाई करा भैया मैंने नहीं करा और भैया मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कहा फिर किसने करा है, कोई तो शक बता। कह रहा भैया मैं खुद सोच रहा हूँ। कह रहा वो आपको सुबह बताया था, वो कोई कसाई था, उसने पैसे ले रखे थे मेरे पापा के, हमें 10 लाख रुपए आने थे, पता नहीं उसने करा है किसने करा है। मैंने कहा सीसीटीवी में तो तू ही आ रहा जाता हुआ। कह रहा भैया रनिंग करने जाता हूँ, आपको पता रनिंग करने जाता हूँ, मेरे पे तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रॉपर्टी का लालच करूँगा मैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वहीं जज साहब ने मुझे ऑब्जेक्शन करके बोल दिया था कि ठीक है वकील साहब अब ये रिमांड पे जा रहा है। अब उसके बाद कल का टाइम दिया था, तो अब देखेंगे कल क्या होगा, मौका लगा तो। कसाई वाला एंगल आज भी कह रहा था? हाँ आज भी कह रहा था कि कोई कसाई बता रहा था, उसका पेशा कसाई है, जिसको इसका लेन देन था। अब पता नहीं कि उसने ऐसा करा, क्योंकि उस वक्त इमोशनल एंगल सब कैसे जा रहा था कि जो ऐसी किलिंग कर रहा है वो परफेक्ट है, कोई नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं मार सकता, और इसको कहीं भी चोट नहीं है, तो वो ये डाइजेस्टेबल चीज़ें नहीं है। अब इससे देखते हैं क्या होता है।
मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे पूरा विश्वास है। आज नहीं तो कल सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है, 2 साल बाद पता लग जाएगा, पर पता ज़रूर लगेगा। नहीं, जैसे ये कह रहा था कि इसने अपने अंकल को कुछ बताया है, तो वो क्या कह रहा था? ये मेरे से वैसे कह रहा था कि जैसे मैंने कहा तेरा घर बाहर है, सब पूछा कौन देखेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा, कोई यहाँ रहता भी नहीं है। तो इसने बोला भैया मैंने बता दिया है अंकल को। मैंने कौन अंकल? कह रहा अंकल है मेरे एक। तो मैंने कहा नंबर दे मुझे कि क्या इशू था। मैंने कहा इशू क्या, फैमिली में इशू था? कह रहा हाँ जो भी बात थी, या किलिंग उसने करी है। इसने फिर बात घुमा दी कि किलिंग के बारे में कह रहा था, किलिंग उसने करी है ये अंकल को बता दिया है, या कोई घर में इशू था वो बता दिया है, या कोई पर्सनल एनिमिटी थी, कोई बाहर का आउटसाइडर आया ट्रेस पास करा है। लेकिन जैसा हमने भी सुबह जाके देखा था ऑन द स्पॉट, जब तक पुलिस ऑफिसर बस पीसीआर कॉल वाले आए थे, तो मैं जब तक पहुंच चुका था, तो घर पे कोई भी ऐसा ट्रेस पासिंग या कोई भी छेड़छाड़ या थेफ्ट रॉबरी वाली सिचुएशन लगी नहीं रही थी। वो सिचुएशन बड़ी काम लग रही थी। बाइक भी अपनी जगह खड़ी थी, और ना कोई ब्लड स्टेन क्लॉथ थे और इसके लड़के के, और ना कोई फुटस्टेप्स थे। जो कनेक्टेड घर है उसमें भी कोई फुटस्टेप्स नहीं थे। 5:32 पर बाहर गया तो वही कपड़े पहन रहा था जब ये दोबारा के कपड़े बदले हुए? नहीं नहीं नहीं, वही कपड़े पहना हुआ था। जितना मेरा अनुमान है, जो हमने सीसीटीवी में देखा था, तो इसने जो हुडी पहनी हुई थी वही पहन के गया था। जाते वक्त बिना कैप के था, उसमें जो कैप लगी रहती है, आते वक्त कैप पहन के आया था। सीसीटीवी जो हमने निकालवाई थी, मैं पुलिस वालों के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन में था, और इसमें इंस्पेक्टर साहब से भी मेरी काफ़ी देर तक इस बारे में बात हुई। आज भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी थैंकफुल किया कि इतनी चीज़ें थी, क्योंकि जो प्लेस ऑफ ऑफेंस है वहाँ पे सीसीटीवी इक्विप नहीं है, और जो कनेक्टेड एग्जिट एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी है। तो वहाँ पे बैठ के तो हमें यही लगा कि कोई सस्पेक्ट तो आ नहीं रहा है, ना किसी की ऐसी मूवमेंट थी कि हम किसी को बोले भाई इसने करा होगा। इसकी एग्जिट और इसकी दोबारा अपने घर पे आने की बस यही सीसीटीवी में आ रहा था। और बाकी जो पेडेस्ट्रियन थे वो यही थे, कोई दूध वाला था, वो सब लोकल थे, मतलब हमने बता दिए थे ये वो नहीं है। 2 या 3 आदमी गए होंगे बस, जिसकी हमने फ़ोटोग्राफ सीसीटीवी से निकाल के आईओ साहब को दी हुई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी इसकी मेंटल कंडीशन मुझे ना तो समझ में आया गिल्ट में है, ना समझ में आया कि ये डरा हुआ है इसलिए कह रहा है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद, माँ बाप को खोने के बाद, वो जो चीज़ें होनी चाहिए थी इमोशनल, वो दिखा वो? हाँ, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि भाई इंसान की फैमिली को चले तो फेंट हो जाता है। मेरे कितने क्लाइंट है जो आते हैं, तो कोई गलती से एट द हीट ऑफ द मोमेंट किसी को कुछ गलती से हो जाता है, कोई मर जाता है या कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, तो वो एट द वेरी मोमेंट फेंट हो जाते हैं। बट ये यंग बॉय है या मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ सबको परेशान कर रही है। कि जैसे सुबह इसने काफ़ी रोआ, हल्ला करा, ड्रामा करा, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि इसने खुद करा है, लेकिन लेमैन को नहीं पता। कन्फेशन से हम किसी को बिहाइंड द बार्स नहीं कर सकते। सबसे पहले जब तक एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आ जाएगा एफएसएल रिपोर्ट का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का और जो कनेक्टेड एविडेंस है, तब हम बिहाइंड द बार्स इसे देखेंगे और गिल्टी भी देखेंगे, तो शायद एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई होगा सबके लिए। लेकिन अभी सिचुएशन में 70-30 कहूँगा। अभी तो 70% ये कल्प्रिट है। 30% के लिए मैं एज एन एक्सपर्ट, एज एन एडवोकेट यही कहूँगा कि अभी मैं इसको एक्यूज़ नहीं बोलूँगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आई विटनेस तो कोई है नहीं क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करवाई है ऑफिशियल्स के साथ मिलके, और सीसीटीवी कैमरास में कोई सस्पेक्ट आया नहीं है इसके अलावा। लेकिन ये कह रहा है मैं रनिंग करने गया था, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट। और अंकल के बारे में जानकारी नहीं दी इसने? नहीं, इसने अंकल बोला था। हालांकि बात मेरी बहुत इससे जो हुई थी बहुत सस्पिशियस वे से हुई थी। ये मेरे से बात डर के कर रहा था, कोई ऐसे नहीं कर रहा था कि, क्योंकि एक तो पूरा इस हाथ में इसके पूरी हथकड़ियाँ लगी हुई थी, फेस पूरा पैक किया हुआ था, तो क्या पता ये इस चक्कर से खुल के बात नहीं कर पा रहा हो, जब पहली बार कोर्ट में आया इसलिए डर रहा हो। बट जब बात कर रहा था तो फैमिली वालों को इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था कि मुझे खुद फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा किसने करा, मैं खुद सोच रहा हूँ। तो अभी तो मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा नहीं जब तक मेरी इससे कोई मिलने आया था इसको? कोई भी नहीं आया था, नॉट इवन सिंगल फैमिली मेम्बर। बट हाँ, आज नहीं तो कल जो भी होगा इससे दोबारा मुलाकात होगी तो मैं श्योर आपको अपडेट करूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एडवोकेट सन्नी मान, जो कह रहे थे कि मैं पहली बार मुलाकात की है उससे, लेकिन उसने यही कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। और मैं भी अभी यही ढूंढ रहा हूँ कि वो व्यक्ति कौन है जिसने कत्ल किया। लेकिन जो एविडेंस है, पुलिस की जो थ्योरी है, वो यही कह रही है कि इसी ने ही कत्ल किया। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे आएगी तस्वीर साफ़ होगी और ये भी पता चलेगा कि कत्ल किसने किया। हालांकि पुलिस तो बिल्कुल कन्फर्म कह रही है किसने ही कत्ल किया। मोटो जो उसने बताया कि वो
सिस्टर को ज़्यादा प्यार करते थे, सिस्टर को प्रॉपर्टी देने वाले थे पेरेंट, और इससे लेकर वो जो है गुस्से में था। और जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप इसी तरह से जुड़े रहिए। आपके कुछ और सवालात हो तो वो भी लिख कर भेजिए। नमस्कार।